हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएं। मेरा नाम योगेंद्र कुमार और मैं बात कर रहा हूँ नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर से। तो चलिए, आज एक बहुत क्रिटिकल चैप्टर के साथ हम मिलते हैं। और इस क्रिटिकल चैप्टर का नाम चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। अब आप लोगों ने बहुत बारी देखा होगा कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा अगर इशू किसी चीज़ का आता है तो वो आता है फाइनेंशियल, यानी कि पैसों को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक्स स्टेप्स, कुछ ऐसे क्रिटिकल स्टेप्स आपको बताए हैं जिससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और फोरकास्टिंग कर सकते हो कि अगले 3 महीने या 6 महीने या 1 साल में किस तरीके से अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव रख सकूं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती है वो आती है कि प्रॉब्लम, है ना। हाउ टू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग करेंगे ताकि आप का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रहे। इसमें सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात होती है वो होती है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। तो सबसे पहले आपको वो 5 प्रॉब्लम या 3 प्रॉब्लम या 2 प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड आ रही है, पैसों से रिलेटेड आ रही है, उसको नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, वो 5 प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम जो भी आ रही है आपके सामने फाइनेंस को लेके, वो आपको नोट डाउन करनी है। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉब्लम फेस ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑलरेडी मैंने लिंक बता दिया है आपको। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, नोट डाउन करनी है। हो सकता है लैक ऑफ फाइनेंशियल विजिबिलिटी, कि यार पैसा तो है बट विजिबल नहीं है। पैसा तो आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा, पर कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्लैरिटी नहीं है आपको, विजिबिलिटी नहीं है। क्या कैश फ्लो बिजनेस भी ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बट पता नहीं कुछ समझ भी नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है, मुझको विजिबिलिटी नहीं है। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मनी फ्लो, मतलब आपको परेशानियां हो रही होगी समझने में कि यार जो मेरा पैसों का जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी हो सकती है पेमेंट डिले, यानी कि जिन वेंडर से, जिन सप्लायर से, जिन बंदों से, जिन क्लाइंटों से आपको पेमेंट आने वाली होती है वो डिले हो रही हो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो 2 3 4 प्रॉब्लम जो भी आ रही हो वो नोट डाउन करनी है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल फ्रेमवर्क दे रहा हूँ आपको। इस फ्रेमवर्क में आप 3 मंथ का जो मनी फ्लो होगा, जो कैश फ्लो होगा 3 मंथ्स का, वो लेके चलेंगे आप। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, एक एक चीज बहुत क्लियरली हो जाएगी इस फ्रेमवर्क के थ्रू। अब इसमें मैंने क्या बताया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने 3 मंथ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे इसको एक्सेल सीट में भी बना सकते हो, नॉर्मली भी आप बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने मंथ लिख दिया, मंथ आपने देखा होगा। और हम कितने मंथ की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, 3 मंथ। तो यहाँ पे मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अपने कैश फ्लो को, अपने मनी फ्लो को कंट्रोल में करना है, यानी कि जानना है कि अगले 3 महीने मेरा जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, मतलब मेरे 3 महीने कैसे चलेंगे। तो 3 महीने की प्रोजेक्शन, 3 महीने की प्रोजेक्शन में अब आप इसमें 2 कॉलम और ऐड कर दीजिए। पहली कॉलम है सेल्स और दूसरी कॉलम है कलेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है, क्योंकि सेल और कलेक्शन ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। विद एग्जांपल, मंथ 1 में, पहले मंथ में आपकी सेल हुई 1000 रुपये, मतलब आपका जो माल बिका वो 1000 रुपये का बिका, लेकिन जो पैसा आया वो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये आया। जो पैसा हमारे पास आया वो ओनली 700 रुपये आया, और बाकी का 300 रुपये कहाँ हो गया, वो मार्केट में फंस गया। बाकी का 300 रुपये का क्या हुआ, वो मार्केट में
फंस गया, मतलब उस महीने जिस महीने सेल्स हुई थी उस महीने वो पैसा आया ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे आप निगेटिव में चले गए, यानी कि 300 रुपये आप ऑलरेडी मार्केट में फंसा के बैठे हो। तो इसको बोलते हैं कैश फ्लो को कंट्रोल में करना। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे मंथ की क्या प्लानिंग है। दूसरे महीने में ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी जो सेल्स है वो ही 800 रुपये की सेल, क्या हुई आपकी सेल हुई टोटल 800 रुपये की, लेकिन कलेक्शन कितना हुआ 900 रुपये। कलेक्शन कितना हुआ 900 रुपये, यानी कि आप 100 रुपये प्रॉफिट में आ गए, यानी कि पिछले महीने का जो किसी के उधार बकाया था या जो जिस पे रह गए थे उसने 100 रुपये की पेमेंट आपको कर दी, यानी कि आप मार्केट में आपके सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये बचे हुए हैं। तो सेल्स में और कलेक्शन में ये वेरिएशन चलता रहेगा, इस वेरिएशन को ही आपको फ्लो को मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं तीसरे महीने। तीसरे महीने सपोज आपकी जो सेल हुई वो 1000 रुपये हुई और जो कलेक्शन हुआ वो 500 रुपये हुआ, तो यहां पे आप सीधा 500 रुपये फिर माइनस में चले गए, यानी कि मार्केट में फिर आपका 500 रुपये फंस गया। सेल 1000 रुपये की हुई थी और 500 रुपये ही मैं कवर कर पाया, तो 500 रुपये माइनस में चले गए और 200 रुपये ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो टोटल कलेक्शन पे बात करेंगे हम। टोटल कलेक्शन को मैं ए मान लेता हूँ, ए। तो 3 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो 3 मंथ में टोटल सेल कितनी हुई आपकी 2800 रुपये। यहाँ पे देखो लिखा हुआ टोटल सेल आपकी हुई 2800 रुपये 3 मंथ्स के अंदर, और जो टोटल कलेक्शन हुआ वो हुआ 2100 रुपये। सेल और कलेक्शन इन दोनों में वेरिएशन रहेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना। टोटल कलेक्ट सेल्स हुई, जो आपका माल बिका वो 2800 हुआ, और जो कलेक्शन आई, जो पेमेंट आया मार्केट से वो आया 2100 रुपये, और जो मार्केट में फंसा रह गया वो रह गया 700 रुपये। यानी कि अभी भी आपका माल तो चला गया क्लाइंट के पास, लेकिन उसकी पेमेंट आपके पास नहीं आई, तो यहाँ पे आप 700 रुपये निगेटिव फ्लो में हो, निगेटिव। अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। फोरकास्टिंग मनी फ्लो कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये ऑलरेडी आप प्लानिंग चल रही है। अब यहाँ पे इसमें ये तो हो गया ए, यानी कि अगर मैं बात करूँ वो सिंपल सा सेल्स का होता। अब जो भी आपकी सेल्स हुई, जो भी आपकी सेल्स हुई, जो भी आपका कलेक्शन हुआ, उस पर हर महीने के खर्चे भी होंगे आपके। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने जो माल बेचा वो वापस भी तो चाहिएगा आपको। जितनी सेल्स आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की, आपके सॉल्यूशंस की जो भी सेल हुई वो तो वापस भरना है ना आपको, तो पीछे से माल लेना है ना जब आगे डिलीवरी करनी है या प्रोडक्शन करना है तब वो आगे डिलीवर होगा। आपके 700 रुपये वहाँ पे फंसे रह गए, उससे क्लाइंट्स को या आपके बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस को अगर चलाना है तो आप ये थोड़े कि 700 रुपये का कम माल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको प्लानिंग 2 करनी है। प्लानिंग 2 क्या करनी है, कॉस्ट प्लानिंग करनी है कि मेरा जो कैश फ्लो था वो टोटली 3 मंथ्स की जो सेल्स हुई वो 2800 रुपये हुई, अब मेरा खर्चा कितना हुआ उसमें, अब मेरा खर्चा कितना हुआ। तो यहाँ पे अब आपको कॉस्ट प्लानिंग करनी है। जैसे मान लो भाई अगर आप कुछ बनाते हो तो रॉ मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट सपोज लगा लेते हैं हम 500 रुपये। फिर आपको लेबर का पेमेंट, लेबर जो जिन लेबर से आप काम कराते हो, या जो आपके वाइट कॉलर स्टाफ्स होते हैं, जैसे मान लो जो आप स्टाफ में रखते हो, सैलरी बेसिस पे रखते हो, है ना, उनका खर्चा जोड़ लो। यहाँ पे लेबर्स का जोड़ लिया 200, सैलरी जोड़ ली 200। फिर ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑपरेशनल जैसे मान लो कुछ ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए हो सकता है अलग अलग कॉस्ट आपको जाती हो, तो वो भी जोड़ लो। फिर उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट क्या है कि भाई मान लो सपोज आपने कहीं से कुछ पैसा लिया हुआ है, मार्केट से उधारी ली हुई है और उस पर कुछ इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट मान लो 2% 3% आपका चल रहा है, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंसर, कैपिटल मतलब जो भी आपके और अदर खर्चे हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी है वो सारा आपको यहाँ पे लिख लेना है। लोन की अगर कोई लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट जानी होती है तो वो भी आपको नोट डाउन कर देनी होती है। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस वो होती है, वो चीज़ें होती है जिनका आपको पता ही नहीं होता कि ये खर्चा हो नहीं होना है, वो मिसलेनियस में आ जाता है कि भाई आपको कुछ नहीं पता था कि ये खर्चा होना है, बट वो अननेसेसरी के आया और खर्चा करना पड़ा, तो वो कॉस्ट कितनी हुई वो भी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। अब आप यहाँ पे देखो जो कॉस्टिंग निकल के आई आपकी, टोटल कॉस्टिंग पूरे के पूरे
3 मंथ्स की वो निकल के आई 1460 रुपये। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, आपने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली अच्छे से और टोटल कॉस्ट निकल के आई 1460 रुपये। अब हम फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आपका टोटल जो कलेक्शन हुआ था वो कितना हुआ था, 2800 रुपये। क्लियर है आपको? और आपका खर्चा कितना हुआ, 1460 रुपये, यानी कि टोटल कॉस्ट जोड़ने के बाद भी आप प्रॉफिट में हो। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूले को समझते हैं। ये फॉर्मूला बहुत क्रिटिकल है और ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आपके कैश फ्लो को पॉजिटिव में रखने की। आपको क्या है ना, एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं है या जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्रिटिकल जो मानते थे और आपको विजिबिलिटी नहीं थी कि यार प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही है। क्योंकि इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद, इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो डेफिनेटली आप फिर कुछ ना कुछ करोगे। तो चलते हैं, आप एक फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, नेट कैश फ्लो, नेट यानी कि जितना भी टोटल कैश फ्लो होगा वो टोटल। अब यहाँ पे आपको इस नेट कैश फ्लो निकालते कैसे हैं, टोटल कलेक्शन। टोटल कलेक्शन कितना हुआ, जैसे मैंने बताया था टोटल कलेक्शन आपका हुआ 2800 रुपये और टोटल कॉस्ट माइनस कितना होना है, टोटल कॉस्ट यानी कि जो आपके एक्सपेंसेस हुए, जो आपके खर्च हुए वो हुए थे 1460 रुपये। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, देखो। जैसे मान लो मंथ अप्रैल में टोटल कलेक्शन 2100 का हुआ, टोटल कॉस्ट 1460, तो कैश फ्लो कहाँ गया, पॉजिटिव। PNN मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव गया, पॉजिटिव का मतलब 640 रुपये आप प्रॉफिट में हो, जिसमें सब कुछ आपने काट दिया, इतना आपको प्रॉफिट है, अभी आप लॉस में नहीं हो। अब हम नेक्स्ट मंथ चलते हैं, मई में आपका टोटल कलेक्शन हुआ 2300 रुपये। अभी मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कलेक्शन की, क्योंकि मेन चीज़ होता है ना, आपने कहावत सुनी भी होगी कि पैसा अपने हाथ का। मार्केट में कितना फंसा हुआ है उसको छोड़ दो, उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो फंसा हुआ है, जब कभी आएगा तब आएगा। मेन चीज़ है, मेन कलेक्शन के आपके हाथ में कितना पैसा है, आप उसी पे ही तो बिजनेस करोगे। मार्केट के फंसे हुए पैसे पे अगर आपने बिजनेस करने की सोची तो आप उसी उलझन में रह जाओगे, उलझ के रह जाओगे कि उनसे पैसा नहीं आया, ये हो गया, वो हो गया, 4 बातें पार्टी को सुनाओगे, 4 बातें खुद सुनोगे, है ना, रिलेशन खराब करोगे। तो कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप बिजनेस करो, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पे होता है, यानी कि जो आपके हाथ में है उसी पे ही होता है। ठीक है, अब मई में चलते हैं। मई में 2300 रुपये का आपका टोटल कलेक्शन हुआ, 2500 रुपये आपकी टोटल खर्चा हो गया, जो टोटल कॉस्ट थी। तो आप 200 रुपये निगेटिव में चले गए, यानी कैश फ्लो निगेटिव हो गया, 200 रुपये माइनस में चले गया। फिर आप जून में आ जाते हैं। जून में मान लो सपोज टोटल कलेक्शन 2500 रुपये हुआ और जो एक्सपेंसेस थे, जो आपके खर्चे थे, टोटल कॉस्ट 1800 हुई। तो यहाँ पे आप फिर पॉजिटिव में आ गई, 700 रुपये पॉजिटिव में। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, इसी फ्रेमवर्क को आपको फॉलो करना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, पेमेंट डिले है, तो आपको इसी को ही फॉलो करना है। इसको आप एक्सेल शीट में बना सकते हो और इसको आप नॉर्मली कैलकुलेटर लेके किसी पेपर पे भी लाइनिंग करके ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। नेट कैश फ्लो को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल कलेक्शन माइनस टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूला होता है। हर बिजनेस में इसी फॉर्मूले को यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अब आपको क्या होगा ना, अब आपको क्लैरिटी मिल गई, अब आपको इंफॉर्मेशन मिल गई। आपको ये पता लग गया कि मैं अगले 3 महीने में या अगले 6 मंथ में निगेटिव में जाऊंगा या पॉजिटिव में जाऊंगा। और अगर आप निगेटिव में जाते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन है। अब प्लानिंग क्या करोगे, कैसे करोगे, थोड़ा उस पर चलते हैं। यहाँ पे आपको 5 चीज़ें लिखनी है। 5 वे टू इम्प्रूव मंथली कैश फ्लो, यानी कि अब सपोज मान लो ऐसा हो जाए कि भाई आपका जो कैश फ्लो है वो निगेटिव में जा रहा है, 3 मंथ से रेगुलरली निगेटिव में जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब आपके हाथ में कलेक्शन नहीं रहेगा, जब आपके हाथ में पेमेंट नहीं रहेगा, तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस बंद कर दोगे या अपने स्टार्टअप को बंद कर दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। ऐसा अब आपको करना क्या है, इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। यानी कि आपके जब पास सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आपके पास है, तो आप इस कैश फ्लो को पॉजिटिव में रखने के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स करने होते हैं आपको। अब वो इंप्रूवमेंट्स कौन कौन से हैं वो आप नोट डाउन कर लेना, मैं बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना डायरी में। नंबर 1 होता है इंक्रीज सेल्स।
अगर आपको कैश फ्लो को पॉजिटिव रखना है, बढ़ाना है, तो आप सबसे ज़्यादा फोकस कर सकते हो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने पे, अपनी सेल्स को बढ़ाने पे। नंबर दूसरा पॉइंट है इंक्रीज कलेक्शन, यानी कि आप कलेक्शन बढ़ा सकते हो कि भाई जहाँ जहाँ मार्केट में उधार पैसा पड़ा है ना, उसको निकालो। अपनी टीम्स को, अपने जो भी बंदों को तुमने दिया हुआ है कि भाई जहाँ मार्केट में पैसा फंसा हुआ है वो कलेक्शन लेके आओ, जो भी पैसा फंसा हुआ है वो लेके आओ, क्योंकि एटलीस्ट आपको जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रखना है, रेगुलरली बेसिस पे रखना है। निगेटिव जाते ही अलर्ट मोड पे आ जाना है, आपके अंदर हूटर बज जाना चाहिए, 1 सेकंड के अंदर हूटर। निगेटिव गए और हूटर शुरू, निगेटिव गए हूटर शुरू। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आप अलर्ट मोड पे रहना है आपको, ताकि आपका कैश फ्लो निगेटिव में ना जाए गलती से भी। तो यहाँ पे इंक्रीज कलेक्शन, यानी कि मार्केट में जो भी पैसा आपका फंसा हुआ है, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, किस सप्लायर पे कितना फंसा हुआ है, किस क्लाइंट पे कितना फंसा हुआ है ना, कितने महीने की आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 3 मंथ का या 6 मंथ का आपके पास डेटा है। तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली आप फिर कलेक्शन पे भी जोड़ दोगे कि भाई उस पार्टी पे पैसा फंसा हुआ है, बिलिंग स्टॉप कर देना कि भाई उसको अब बिलिंग नहीं होगी। आप एक कैपिंग लगा देना कि इससे ऊपर का बिलिंग जाना ही नहीं है भाई, वो पहले पुराना पेमेंट देगा तब नई बिलिंग होगी, माल ही नहीं जाएगा। ये बिजनेसमैन करते हैं। आप किसी से भी माल ले लो और नेक्स्ट टाइम उसको पेमेंट ना करो, अगर उसकी पेमेंट आपने डिले की तो आपका बिल ही नहीं बनने देगा, स्टॉप कर देगा भाई पहले। अच्छा, वो फिर क्या करते हैं, ठीक है आपका पुराना आउटस्टैंडिंग जो भी है वो क्लियर करो, नया ले लो, पुराना क्लियर करो, नया ले लो। तो आपको क्या करना है, इंक्रीज यानी कि कलेक्शन को बढ़ाना है, कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास लेके आना है, ताकि आपका कैश पॉजिटिव में रहे। और जो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो है रिड्यूस कॉस्ट। अगर मान लो कलेक्शन नहीं हो पा रहा, सेल्स भी नहीं हो पा रही, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, जो भी आपका खर्चा है, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, आप उसको कम करो। कि सपोज आपकी सेल्स नहीं बढ़ी और आपका कलेक्शन भी नहीं आया, तो आप बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा खर्चा कम कर दो। एटलीस्ट अगर आपका 2000 का खर्चा है किसी भी चीज़ का, तो आप कम कर दो। कोई नए इक्विपमेंट, नई मशीनरी आनी है तो उसको थोड़ा होल्ड कर दो। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपको जब तक आपके हाथ में कलेक्शन नहीं होगा, पेमेंट नहीं होगा, तब तक आपको बिजनेस में अगर निगेटिव कैश फ्लो चलता रहा और आप उसमें भी खर्चा करते रहे ना, तो हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाए। आपको ये क्या करना है, कम करना है। अब चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप डेफर कर सकते हो कॉस्ट को। अब ये डेफर क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझाता हूँ। डेफर होता है कि मान लो जिस बंदे की भी पेमेंट आपको करनी है, मान लो आपको रॉ मटेरियल उठाना है, आपको कुछ करना है, तो आप उससे बोल सकते हैं कि यार मुझको रॉ मटेरियल तो देख मैं रोक नहीं सकता क्योंकि मेरा बिजनेस का सवाल है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको आधा पेमेंट अभी कर देता हूँ, माल मुझको पूरा चाहिएगा, और आधा पेमेंट बाद में कर देता हूँ। आप क्या कर रहे हो, आपने सिंपल सी बात है आपने वहाँ पे कैपिंग लगा दी। एटलीस्ट आप भी अगर कोई 50% या पेमेंट नहीं करेगा तो आप बिलिंग नहीं करोगे, तो सिंपल सी बात है पीछे से भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो आप उसको राजी कर सकते हो, उसको मना सकते हो, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो यार मैं 2 किस्तों में तुम्हें पेमेंट दूंगा, एटलीस्ट मेरे पास पैसा नहीं है या कैश फ्लो थोड़ा निगेटिव में चल रहा है। तो आप ये चीज़ बोल के उससे रिक्वेस्ट करके आप डेफर कर सकते हो कि एक साथ बड़ा अमाउंट ना जाके छोटे 2 अमाउंट में चला जाए पैसा। एक तरीका ये भी है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब मैं चलता हूँ 5वें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। 5वें में क्या है, बोरो मनी। मतलब अब या तो आप अगर ज़्यादा ही बुरी कंडीशन है और आपको लगता है कि अभी 1-2 साल या 6-7 महीने निगेटिव में ही रहेगा और पॉजिटिव होने के कहीं से कोई चांस नहीं लग रहे, तो आप फिर लोन ले सकते हो, उधारी ले सकते हो। अब लोन और उधारी अगर आप ले रहे हो तो या तो किसी फ्रेंड से लो, आप कोशिश करो कि ब्याज का पैसा ना हो। आपको जो कोशिश करनी है वो यही करनी है कि वो जो पैसा हो वो इंटरेस्ट का ना हो, ब्याज का ना हो। अगर ऐसे ही काम चल जाए तो वैसे चला लो, और अदरवाइज अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और आप बिजनेस नहीं बंद करना चाहते तो फिर आप लोन ले सकते हो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया कि भाई जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मेरा कैश फ्लो 3 महीने या 6 महीने निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अगर पॉजिटिव है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर निगेटिव में जा रहा है तो आपको ये इम्प्रूवमेंट्स या ये सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो इनको आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट चलते हैं एग्जीक्यूशन गाइडलाइन। एग्जीक्यूशन गाइडलाइन में मैं आपको सिंपली एक एग्जीक्यूशन प्लान की जो गाइडलाइन होती है होता है, क्रिएट ए फाइनेंशियल प्लान टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल। आपको क्या करना है, एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सको। ये आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना कि भाई मुझको अगर मैं निगेटिव में जाता हूँ तो क्या करना है, लोन लेना है या कोई मेरा ऐसा फ्रेंड है जो मुझे पैसा दे सके, ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद इम्प्रूव योर कैश फ्लो टू ग्रो योर बिजनेस। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने कैश फ्लो को हमेशा पॉजिटिव में रखना। आपको वो सारी चीज़ें मैंने बता दी कि आप कैश फ्लो को किस तरीके से पॉजिटिव में रख सकते हो। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वो है फोरकास्ट मनी फ्लो, यानी कि जो पैसे का जो फ्लो है उसको फोरकास्टिंग करते रहे नेक्स्ट 3 मंथ या नेक्स्ट 6 मंथ आप कंटिन्यू उसको मत छोड़ना, क्योंकि वो ये सोच लो कि वो तो आपको पता है, वो तो उसमें तो आप बहुत मास्टर हो जाओ। क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया, आपको विजिबिलिटी नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए फोरकास्टिंग करते रहे आप। 6 मंथ की कर सकते हो, 3 मंथ्स की कर सकते हो, 9 मंथ्स की कर सकते हो, 1 ईयर की कर सकते हो, वो जैसे आप चाहो वैसे करते रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सदा खुश रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। वो दिन भी जल्द आएगा जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। नेशनल बिजनेस कोचिंग सेंटर, नेशनल बिजनेस एजुकेशन सेंटर की ओर से तो ये मेरा सेशन था जो कि मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। चैप्टर 10 है। बिजनेस शुरू करने से पहले इस चैप्टर को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में उतार लेना, क्योंकि अगर आपका कलेक्शन निगेटिव में गया और या ज़्यादा निगेटिव चला गया तो डेफिनेटली आप बहुत बुरी तरीके से प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इस फाइनेंशियल प्लानिंग को देखने के लिए अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।